काशी हिंदी संस्थान आप सभी लोगों के समक्ष आज नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है, जो कि साहित्यिक जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण कविता रही है। यह चाहे क्लास 11-12 के बच्चे हों, चाहे ऑनर्स के बच्चे हों या बीए जनरल के बच्चे हों, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में रखा गया है। और इसका वही व्याख्या जो है, इसको जानने की आवश्यकता है। ये कविता क्या है, पहले उसको हम पढ़ें और समझें। यह कविता पूर्ण रूप से अपने आप में हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्धतम कविताओं में से एक मानी जाती है। ध्यान देने की बात है, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है यह, ध्यान दें। पहले तो उसके शब्दों के भाव को भी समझ लें। अमल माने स्वच्छ, धवल माने सफ़ेद, और शिखर माने चोटी, तुहिन कण माने ओस के कण। यानी अमल धवल गिर के शिखरों पर, यानी सफ़ेद स्वच्छ, धूल के समान सफ़ेद स्वच्छ गिर के शिखरों पर। कवि नागार्जुन जी हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में गए हुए हैं। हिमालय के सौंदर्यतम स्वरूप को कवि ने देखा और इस सौंदर्यशील स्वरूप को उन्होंने उल्लेखित किया। कवि ने कहा, मैंने बादल को बड़े करीब से देखा हूँ। किस तरह से देखा उन्होंने? कहते हैं कि हिमालय के चोटी के पास जो तलहटी क्षेत्र है, चारों तरफ बादल किस प्रकार से आकर्षणीय रूप से घिरा हुआ था। ये बड़ा सौंदर्यतम, बड़ा मनोरम, बड़ा मनोहारी दृश्य था। कवि ने कहा कि अमल धवल यानी दूध के समान स्वच्छ और सफ़ेद गिर के शिखरों पर, गिर माने पर्वत, हिमालय के जो चोटियां हैं, जो पर्वत है, वहाँ पर कवि गए हुए हैं उस तलहटी क्षेत्र में। वहाँ क्या कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है। चारों तरफ से वह क्षेत्र बादल से ढका हुआ है। और हिमालय तो वैसे भी सौंदर्यतम स्वरूप में माना जाता है, और वह क्षेत्र जब पूरा बादलों से घिर जाता है, और कवि ने जब इन चोटियों को बादल से घिरे हुए स्वरूप में देखा तो कवि मोहित हो जाते हैं। कहते हैं, इस स्वरूप को मैंने देखा, चारों तरफ से बादल घिरा हुआ है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को, यानी जो छोटे छोटे कण, बर्फ के टुकड़े या उसकी बूंदों की तरह जो चारों तरफ घिरे हुए हैं, मानो, यानी कवि ने कहा कि यह मोती के समान दिखलाई दे रहा है। किस प्रकार दिखलाई दे रहा है? मोती के समान, यानी बड़ा सुंदर तम स्वरूप में दिखलाई दे रहा है। कवि ने कहा कि मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। यानी वहाँ पर जो मान सरोवर झील है, मान सरोवर झील तो वैसे ही बहुत प्यारी झील है, बहुत सुंदरतम झील है, और उसमें जो कमल खिले हुए हैं और उस कमल पर जो ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, कितना सौंदर्यतम दृश्य है, और चारों तरफ बादल घिरा हुआ है। यह दृश्य अपने आप में अनुपम है। इस तरह से प्रकृति का इतना यथार्थ चित्रण कवि अपनी खुली आंखों से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कवि की कविता में कल्पना का लेस मात्र भाव नहीं है। कवि ने यानी जो देखा है वही आप सबके समक्ष, हम लोगों के समक्ष उसको कविता के रूप में व्यक्त करते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ध्यान देने की बात है आगे। अवतरण 2, कविता की व्याख्या।
ध्यान सुने। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कितना सौंदर्यतम वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। कहते हैं हिमालय की चोटी के आसपास, इसके तलहटी क्षेत्रों के आसपास कई छोटी बड़ी झीलें हैं, एक नहीं कई झीलें हैं, और उनके श्यामल नील सलिल में पानी का रंग कितना प्यारा है, हल्का नीला सांवले रंग का जल है। कितना प्यारा जल है, देखने की बात है। और उन प्यारे जल के पास वहाँ पर कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं, बड़े दूर दराज स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से, कई दूर दराज के देशों से वहाँ पर पक्षी आते हैं। कवि ने उसका वर्णन किया। समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से व्याकुल, यानी जब पावस माने गर्मी, गर्मी के उमस से तमाम पक्षी जब व्याकुल हो जाते हैं तो मानो अपनी उस गर्मी को मिटाने के लिए, ठंडे होने के लिए वे इसी हिमालय के तलहटी के क्षेत्र के पास में आ जाते हैं, कुछ दिनों के लिए अपना निवास स्थान यहाँ बना लेते हैं। यानी कवि ने एक और बड़ी बात बताई, इन पक्षियों को भी एहसास होता है जब गर्मी जानलेवा हो जाती है तो उनका प्राण कहाँ बचेगा, कितने समय तक के लिए वहाँ सुरक्षित हैं, इसके बाद फिर वह वापस अपनी अपने पुराने जगहों पर आ जाते हैं। लिखते हैं, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। वहाँ पर उस गर्मी से निदान पाने के लिए तमाम हंस जो हैं वह वहाँ से व्याकुल होकर करके पर्वतीय क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। दूसरे वे वहाँ कमलनाल के खट्टे मीठे रेशों को खोजते हुए, ध्यान दें यहाँ कितना सुंदर वर्णन है, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते, यानी कमल के जो डंठल हैं, जो माधुर्य है, उसका वर्णन कवि ने बड़े सुंदर तरीके से किया। कमलनाल के खट्टे मीठे रेशों को खोजते हुए उन छोटी बड़ी झीलों पर तैरते दिखाई देते हैं, यानी चारों तरफ वे पक्षी कमल के जो सुंदर सुंदर श्यामल रंग के जो कमल हैं, उन श्यामल रंग के कमल के जो डंठल हैं उनको खोजते हुए मानो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए वह यहाँ पर तैर रहे हैं। कहाँ पर? मानसरोवर के झीलों में, और छोटी बड़ी जो झीलें हैं वहाँ पर ये पक्षी, ये हंस तैरते हुए दिखलाई पड़ते हैं। ध्यान दें, पक्षी तैर रहे हों, बादल घिरा हो, कितना रमणीय स्थान हो सकता है। उस रमणीय स्थान का वर्णन हमारे महामहिम नागार्जुन जी प्रस्तुत करते हैं। तीसरे नंबर अवतरण में ध्यान दें, तीसरा नंबर अवतरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋतु बसंत था, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, वे बस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर यथार्थवादी कवि, यानी जो वैसे प्रगतिवाद के विशेष कवि माने जाते हैं,
प्रयोगवादी कविता लिखने में महारत इनको हासिल है, इसलिए इनको हम यथार्थवादी कवि के रूप में यहाँ संबोधित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, नागार्जुन लिखते हैं कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था। सुबह के समय बसंत ऋतु का मौसम था जब नागार्जुन जी वहाँ पहुँचे हुए हैं। बसंत ऋतु के समय में सुबह सुबह ही यानी धीरे धीरे वायु प्रवाहित हो रहा है। अनिल माने वायु प्रवाहित हो रहा है। सुबह की बात है, बालारुण की मृदु किरणें थी, यानी बाल काल का अरुण यानी प्रभातकालीन जो सूर्य है उसकी मृदु किरणें बड़ी सुंदर थीं, यानी मृदुल किरणें चारों तरफ आच्छादित हो रही हैं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे चारों तरफ, यानी जब वह प्रभातकालीन सूर्य की किरणें जब वे वृक्षों पर और चोटियों पर जब पड़ रहे हैं तो बड़ा स्वर्णिम वातावरण वहाँ प्रस्तुत है। उस सुबह के समय में एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, एक दूसरे से अलग अलग। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक चकवा और चकवी पक्षी की बात कही गई है। चकवा और चकवी पक्षी जो है वे एक दूसरे से अलग अलग होकर करके वे रात भर बेचारे वियोग में दोनों पक्षी जीवन बिताते हैं, और जब जैसे ही सुबह होता है वे अपने प्रियजनों को मिलते हैं, यानी चकवा चकवी से मिलती है, चकवी चकवा से मिलता है। इस तरीके से दोनों का प्रेम मानो रात भर जो व्याकुलता में बीती है, जो वियोग में बीता है, वह वियोग और व्याकुलता जो है अब सुबह के समय में वह व्याकुलता समाप्त होती है, क्योंकि यह चिरकाल से श्रापग्रस्त दोनों पक्षी हैं और सुबह होने पर ही वे दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, ऐसा जो है सर्वविदित है। अब ध्यान देने की बात है, वह दोनों पक्षी सारी रात में व्याकुलता में बिताने के बाद मिल रहे हैं। बेबस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, यानी वहाँ पर जब दोनों मिलते हैं उनका जो रात का जो दर्द था, दुख था, वह क्रंदन वह रोना बंद होता है। अब उस महान सरोवर यानी मान सरोवर के तट पर मानो वह शैवाल माने काई रूपी शैवाल रूपी हरी दरी पर दोनों अपने अपने प्रणय कलह को करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। अर्थात चकवा चकवी पक्षी मान सरोवर के तट पर वह शैवालों पर वे दोनों अपने प्रेम लीलाओं को जैसे मानो आगे बढ़ा रहे हों, वह दोनों अपनी अपनी मन व्यथा एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। अब मैं यहाँ चौथे अवतरण की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि ने बड़े सौंदर्यतम तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि जो सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फ से ढकी हुई घाटी है, वहाँ पर हिमालय के आसपास वहाँ मानव के लिए पहुँचना बहुत कठिन है, लेकिन वहाँ एक प्रकार से कस्तूरी मृग पाया जाता है, और वह कस्तूरी मृग जो है वहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। यानी कस्तूरी मृग की विशेषता क्या होती है, उनके नाभि में से एक कस्तूरी पदार्थ, सुगंधित पदार्थ वह प्रवाहित होता है, और वह इतना सुंदर सुगंध होता है, मदमस्त कर देने वाला सुगंध होता है कि वह जो मृग है अपने सुगंध को पाने के लिए ही जैसे मानो यहाँ वहाँ दौड़ता और भटकता हुआ दिखलाई पड़ता है। इसका वर्णन
कबीर ने भी बड़े प्रभावशाली तरीके से उल्लेख किया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घट राम हैं दुनिया देखे नाई। यानी कस्तूरी मृग में उसकी नाभि में जो सुगंधशील मादक मदमस्त कर देने वाला जो पदार्थ है ना, वो वाकई मदमस्त कर देता है उस कस्तूरी मृग को, और उसी को पाने के लिए कस्तूरी मृग दौड़ता हुआ भागता हुआ दिखलाई पड़ता है। कहते हैं तरल तरुण कस्तूरी मृग को नए नए नवयुवक कस्तूरी मृगों को अपने पर चिढ़ते देखा है। जब उस सुगंध को या उस पदार्थ को पाना चाहते हैं और नहीं पाते हैं तो चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर कहाँ पर है जिसको मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से बादल चारों तरफ से घिरा हुआ है, बड़ा सौंदर्यतम दृश्य हिमालय का दिखलाई पड़ता है। पाँचवें नंबर, अवतरण की कविता को कैसे पढ़ें, पहले इसको हम जानें। पाँचवां नंबर अवतरण ध्यान दें। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल में गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने यहाँ पर हिमालय के ऊंची चोटियों पर और जो वहाँ पर बादल विराजमान है उसका बड़ा सौंदर्यतम वर्णन किया। कवि ने कहा कि मैं जब यहाँ पर गया तो मैंने धनपति कुबेर को भी खोजा, क्योंकि कवि ने यहाँ पर कालिदास का वर्णन कर रहे हैं। कालिदास ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी मेघदूत, तो मेघदूत की कथा वस्तु यहाँ पर याद आ जाती है। कालिदास की जो प्रिय साहित्य है, काव्य है मेघदूत, उसकी याद आती है। और कालिदास भी याद आते हैं क्योंकि वह रचना वही केंद्र बिंदु है, वही हिमालय के तलहटी क्षेत्र है। तो इसलिए कालिदास को याद करते हुए लिखते हैं, कहते हैं मैं कालिदास के मेघदूत को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, वह धनपति कुबेर को बहुत ढूंढा। ध्यान देने की बात है, कुबेर के राज्य की राजधानी जिसका वर्णन कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कहाँ गई उसकी वह अलका। कालिदास ने जिस आकाश गंगा की बात की है, बहुत खोजने पर भी वह स्थान कवि को नहीं मिला। अर्थात कवि ने उसकी अलकापुरी को बहुत खोजा कि जो राजधानी की बात वहाँ पर कालिदास ने धनपति कुबेर की राजधानी को बहुत खोजा। कहते नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। जो व्योम के प्रवाह को यानी वो गंगा जल, उसका भी ठिकाना नहीं था। आसमान में बहते जल का भी कोई ठिकाना नहीं मिला। वह मेघ जिसे यक्ष ने दूत बनाकर भेजा था, उस मेघ का भी पता नहीं लगा, क्योंकि कवि ने देखा आकाश की ओर, वहाँ पर जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, कवि ने बहुत ढूंढा कि कहीं पर वह उसके दूत की, यक्ष के दूत की पता चल जाए, लेकिन पता नहीं चला। कौन उसका पता बता सकता है, वह तो छाया मात्र था, शायद यहीं बरसकर अपना अस्तित्व ही खो चुका होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कवि नागार्जुन जी ने कालिदास के मेघदूत के वर्णन का थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं।
उसके पीछे मूल कारण यह था, कवि अपने आप को यथार्थवादी मानते हैं और कालिदास तो कल्पना मात्र के कवि थे, छायावादी विचारधारणा के थे। तो एक प्रकार से कवि ने छायावादी विचारधारणा का भी थोड़ा आलोचना करते हुए यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। कहते हैं कि वह कवि जो है कल्पित था, कल्पनाओं का कवि था, मेघदूत का कहीं पता नहीं चला। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, यानी वह जो कवि कालिदास का जो मेघदूत था, हो सकता है यहीं बरस करके निकल गया हो। जाने दो वह कवि कल्पित था, यानी कवि को स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि कालिदास कल्पनाओं के कवि थे। यहाँ पर कालिदास को छायामय कल्पनाओं के कवि का संबोधन कवि ने किया, नागार्जुन जी ने किया। और कवि ने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को की झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। कवि ने अपनी बात कही कि कवि वहाँ पर ठंडक समय में भी, प्राय आप लोग भी देखे होंगे, जब ठंडक का मौसम भी कभी कभी आता है तो बारिश हो जाती है जोरदार। तो कवि ने कहा कि मैंने जोरदार ठंडक में भी बादलों को गरजते हुए और आपस में भिड़ते हुए मैंने देखा है, और जोरदार बारिश करते हुए देखा हूँ, और चारों तरफ से बादल घिरे हुए हैं। बड़ा सौंदर्यसम वातावरण उस समय हिमालय का है। इस तरीके से कवि ने अपने जो यथार्थवादी जो भावना है उसका उन्होंने मूल्यांकन किया। और कालिदास जैसे महाकवि का थोड़ा सा आड़े हाथ लेना, ये बात थोड़ा सा कम ठीक लगती है। एक इतने बड़े महाकवि को कल्पना मात्र का कवि कह देना अपने आप में थोड़ी देर के लिए वह, यानी अपने प्रयोगवादी विचारधारणा को दर्शाने का एक प्रतीक है। आगे ध्यान दें। ध्यान दें, अवतरण नंबर 6 कैसे हम पढ़ें। शत शत निर्झर निर्झरणीकल मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ध्यान दें, कवि ने हिमालय के बड़े ही सौंदर्यतम स्वरूप का वर्णन किया कि यहाँ पर किन्नर किन्नरी जो हैं एक ऐसी जाति प्रजाति है बच्चों, ध्यान दें, कि जो कि एक अलग प्रकार के, जो हिमालय में विशेष रूप से पाई जाने वाली जनुश्रुति और प्राचीन साहित्य में चर्चित एक मानवेतर जाति जिसका निवास हिमालय में माना जाता है। ध्यान दो, ऐसा कुछ साहित्य में माना जाता है, शास्त्रों में भी माना जाता है कि मनुष्य और देवताओं के बीच की एक जाति, विशेष जाति जो है वह हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में वह निवास करती है, और वह संगीत नृत्य और अपने ही अलग प्रकार के आनंद में वह जीवन जीते हैं। उनके जीवन शैली को दिखाने का प्रयास है। ध्यान दें, कवि नागार्जुन जी यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देवदार के जंगलों में सैकड़ों झरने प्रवाहित होते रहते हैं, जिनकी आवाज़ से पूरा जंगल गूंजता रहता है। वहीं वहाँ लाल सा सफ़ेद भोजपत्रों से ढककर अनेक कुटियाँ बनाई जाती हैं, और यहाँ पर जो कुटियाँ बनाई जाती हैं उसी कुटियों में किन्नर किन्नरियाँ अपना स्वर्णिम सुखद जीवन यापन करते हैं। वे अपने बालों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजाते हैं, अर्थात गजरे आदि बनाकर पहनते हैं। अपने गले में इंद्रनील अर्थात नीलम
मणियों की माला पहनते हैं। उनके गले शंख के समान खूबसूरत हैं। वे अपने कानों में कमल के फूल पहनते हैं, यानी बड़े सुंदर सुंदर उनके कान भी लगते हैं। यानी बड़े प्राकृतिक तरीके से हमारे किन्नर किन्नरी जो हैं बड़े सुंदर तरीके से वे सजते हैं। अपनी चोटी में शतदल अर्थात 100 पंखुड़ी वाले लाल कमल को लगाते हैं। उनकी तिपाइयाँ लाल चंदन की लकड़ी से बनी हैं। पान पात्र चांदी के बने हैं, जिनमें बहुत सुंदर ढंग से विभिन्न प्रकार की मड़ियाँ जड़ी हुई हैं। उन पान पात्रों अर्थात गिलासों में अंगूर से भरी बनी मदिरा भरी हुई है। ये लोग जो अपने अपने पात्रों में, पेय पात्रों में मदिरा यानी अंगूर का विशेष रस, सोम रस वहाँ भरा हुआ रहता है और उसी का प्राकृतिक रसों का पान करते हैं। ये अपने पान पात्रों अपने अपने सामने तिपाही के सामने रखे हुए रहते हैं। वे कोमल गरम छोटे कस्तूरी मृग की छाल पर पलथी मार करके बैठे हुए रहते हैं और मदिरा पान के कारण उनकी आंखें लाल रहती हैं, लाल हो रही हैं। वे मस्त होकर बांसुरी बजाते हैं और कवि ने उनकी कोमल सुंदर अंगुलियां बंसी के जो छेद हैं बंसी पर वह फिरती हुई वह दिखलाई गई हैं। कवि ने यह बताने का प्रयास किया कि किन्नर किन्नरी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर करके और अपनी अपनी बंसी को बजाते हुए मदमस्त होकर मानो नृत्य करते हैं। इतना सुंदर प्राकृतिक वर्णन जो कि अनुपम और अलौकिक है, उस दृश्य का भी वर्णन कवि ने कहा कि मैं वहाँ पर ऐसे सारे दृश्यों को भी देखा हूँ और चारों तरफ बादल घिरा हुआ था। तो यह प्राकृतिक दृश्य अपने आप में अनुपम है। इस प्रकार से कवि नागार्जुन जी ने यथार्थ प्राकृतिक चित्रण का हिमालय के आसपास जो तलहटी क्षेत्र है, नागार्जुन जी लगभग 1939 में लगभग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और उस समय जो प्राकृतिक दृश्य का जो सुंदर वर्णन उन्होंने किया था उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन्होंने कवि ने यहाँ पर किया, जो कि साहित्य जगत की एक प्रसिद्धतम कविताओं में से एक मानी जाती है। धन्यवाद।